हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 1 के थ्योरी का लेक्चर 4 जो कि इस चैप्टर का लास्ट थ्योरी का वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग इलस्ट्रेशंस के वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो पिछले 3 वीडियोस में से पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या है। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वो कौन कौन से कारण है या कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है। ठीक है, और थर्ड वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी जनरल एंट्रीज है, जो कॉमन सी जनरल एंट्रीज वो पास की जाती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के चैप्टर में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेजर अकाउंट जो कि खोले जाएंगे। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो पहला खाता खोला जाता है वो है आपका रियलाइजेशन अकाउंट का। और जनरल एंट्रीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये जस्ट जनरल एंट्रीज की समरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेबिट साइड से हम लोग टू सन्ड्री एसेट्स, जितने भी एसेट्स होंगे उनको टू करके लिख देना है। टू लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेप्ट कैश। ठीक है, कैश को नहीं लिखना है। उसके बाद अगर पेमेंट होता है तो उसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट DR2, बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स को या फिर लोन को फिर जोड़ करके यहाँ पर लिख देना है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने एक लायबिलिटी ले ली है तो इसलिए उसका कैपिटल बढ़ाया जाना चाहिए, तो बढ़ाया भी जा रहा है। टू रियलाइजेशन, अगर रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस होते हैं टू बैंक, रियलाइजेशन के नाम से हम लोग यहाँ पर उसको दिखाएंगे। ठीक है, अगर पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन दिया जाता है, ठीक है, किसी काम के बदले वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिसके बदले में उसको रेम्यूनरेशन दिया जाना है, तो उससे भी उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैपिटल बढ़ा दी गई। ठीक है, अब अगर प्रॉफिट होता है रियलाइजेशन में एसेट्स को बेचने के बाद और लायबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद, तो उससे भी पार्टनर्स के कैपिटल बढ़ जाएंगे। और पार्टनर के कैपिटल को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रेडिट किया गया है। तो जो भी प्रॉफिट होगा तीनों पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको बांट करके उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई एसेट साइड की बात। अब हम लोग आते हैं लायबिलिटी साइड में। जस्ट लाइक एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिए हैं, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आप उस हिसाब से उसको लिख लेंगे। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। देखिए आप एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि डेटर्स के साथ जब भी कोई प्रोविजन दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ हो, तो आप एसेट साइड में आप डेटर्स का ग्रॉस वैल्यू लिखेंगे और प्रोविजन की वैल्यू यहाँ लिख देंगे, क्योंकि दिस इज द रूल। उसके बाद आ जाता है कि अगर कुछ रियलाइजेशन होता है हम लोगों को एसेट से, ठीक है, बेचने के बाद, तो उन सारे का टोटल करके यहाँ पर लिख देना है। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट DR2 रियलाइजेशन। अब क्या पार्टनर्स ने अगर लायबिलिटी ली है तो एसेट्स भी ले सकता है कोई, उसके लिए उसका खाता क्या किया जाना चाहिए, डेबिट किया जाना चाहिए। यहाँ पर डेबिट कर दिया गया है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 रियलाइजेशन अकाउंट उसकी एंट्री हो जाएगी। फिर है अगर लॉस हुआ है, जो कि जनरली होता है, अगर पार्टनरशिप अच्छे से चल रही हो तो कोई भी बंद नहीं करना चाहता है, लोग कंटिन्यू ही रखना चाहते हैं। अगर कोई लॉस हुआ है तो उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है और जिसका जितना हिस्सा आएगा पार्टनर्स के कैपिटल को उसमें से घटा दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने फिर एक बार पार्टनर का कैपिटल डेबिट किया है। तो ये एक ओवरव्यू है, कुछ आइटम घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, लेकिन जो मैक्सिमम चीजें रहेंगी वो इसी तरीके से आपके रियलाइजेशन अकाउंट में रहेंगी। अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते टाइम आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है विशेष रूप से। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, रियलाइजेशन अकाउंट में उन्हीं एसेट्स को ट्रांसफर किया जाना चाहिए जो बैलेंस शीट में लिखी हुई हो। जो एसेट्स बैलेंस शीट में नहीं लिखे हुए हों उनको यहाँ पर नहीं लिखना है, नहीं लाना है रियलाइजेशन अकाउंट। सेम चीज जो है वो लायबिलिटीज के साथ भी अप्लाई होती है। जो लायबिलिटीज बैलेंस शीट में दी हुई हो उन्हीं को रियलाइजेशन में लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स एडजस्टमेंट में कभी कभी दिया हुआ रहता है कि एक एसेट जिसका कोई हिसाब बैलेंस शीट में नहीं था उससे कुछ पैसे प्राप्त, तो आप ये ना सोचे कि चूंकि ये एसेट्स है इसलिए इसको रियलाइजेशन में डाल देना है। नहीं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालना है आपको, डेबिट साइड में। हाँ, अगर कुछ पैसे उससे मिलते हैं तो ऑब्वियसली उसको लिखा जाएगा बैंक अकाउंट DR2 रियलाइजेशन अकाउंट, जनरल एंट्री उस पास की जाएगी। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर 4 एसेट्स हैं ABCDE, अगर 4 एसेट्स हैं ABCD और 3 के रियलाइजेशन के बारे में बात की जाती है कि A से इतना मिला, B से इतना मिला, C से इतना मिला और D के बारे में कुछ बात नहीं की जाती है, इसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि उस एसेट से कोई भी पैसा नहीं मिल पाया है, उसकी वैल्यू नील है, उससे कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ है। लेकिन जब हम लायबिलिटी में आएंगे तो क्या होगा, भले ही किसी लायबिलिटी के बारे में लिखा हुआ हो या नहीं कि उसका पेमेंट किया गया है, नहीं, उसका पेमेंट आपको करना है। अगर 3 लायबिलिटीज हैं ABCD, 2 लायबिलिटीज के पेमेंट के बारे में लिखा हुआ है A और B के बारे में, C के बारे में अगर नहीं लिखा हुआ है
तो आपको इसकी एंट्री पास करनी है रियलाइजेशन अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक टाइम एसेट से कुछ पैसा ना आए तो ना आए, लेकिन जो लायबिलिटी है, जो क्रेडिटर्स हैं, वो अपना पैसा नहीं छोड़े। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से अनरिकॉर्डेड एसेट्स होते हैं उस तरीके से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी होती है। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को नहीं लिखना है, लेकिन अगर उनका पेमेंट करना है तो रियलाइजेशन अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट उसकी एंट्री होगी और रियलाइजेशन अकाउंट में पेमेंट की एंट्री की जाएगी। लायबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा अगर वो बैलेंस शीट में पहले से नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि कैश को ट्रांसफर नहीं किया जाता है, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का क्या मतलब है कि एसेट्स, देखिए कैश को रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता है, उसके पीछे कारण ये है कि रियलाइजेशन अकाउंट जो हम बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि सारे एसेट्स की जो बिक्री है और सारी लायबिलिटीज की जो पेमेंट है उसको एक जगह पर लिखा जा सके और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है उसके बाद उसको प्राप्त किया जा सके। अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते थे, एसेट्स को इंडिविजुअली बेच सकते थे और लायबिलिटीज का अलग अलग पेमेंट भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि रियलाइजेशन जो प्राप्त हो रहा है और जो पेमेंट हो रहा है दोनों की जानकारी मिल सके। ठीक है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। इसलिए कैश जो है यहाँ पर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी रियलाइज है ना। कैश को कोई क्या रियलाइज करेगा। अब हम लोग बात करेंगे फिक्टिटियस एसेट्स की। फिक्टिटियस एसेट्स ऐसे एसेट्स जो कि एक्चुअल में एसेट्स है नहीं, बल्कि वो एसेट साइड में सिर्फ लिखे हुए हैं। तो ये होते क्या है, एक तरीके के लॉस होते हैं और लॉस को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है जो पहले से मौजूद है। ठीक है, तो इसका प्रोविजन क्या होगा कि चूंकि ये फिक्टिटियस एसेट्स एक तरीके के लॉस है तो इन लॉसेस से पार्टनर्स के कैपिटल को घटा दिया जाए। अब अगला पॉइंट जो आता है वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आता है। कुछ बड़े बड़े एक्सपेंडिचर्स कुछ फर्म करती है जिसका बेनिफिट उसको कई सालों तक मिलता है, उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। होता क्या है कि उनके जो खर्चे होते हैं एक्सपेंडिचर, उनको 1 साल ना घटा करके 4 साल 5 साल में एज पर रूल जितना भी लॉ में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग घटाया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है 5 साल में घटाना था लेकिन दूसरे तीसरे साल में फर्म बंद हो गई, तो कुछ अमाउंट जो है वहां पे बैलेंस पड़ा हुआ रह जाता है एसेट साइड में। वो भी एक तरीके का खर्चा है और लॉस है, उससे भी पार्टनर्स के कैपिटल को घटाया जाना चाहिए। प्रोविजन, रिजर्व एंड फंड, ये अगला पॉइंट है और इसके बारे में रूल ये है कि इनका पेमेंट नहीं होता है। वो इंटरनल लायबिलिटीज होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज नहीं होती है। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम लोग करते हैं तो वो किसी को देना थोड़ी होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हम लोग करते हैं तो वो भी किसी को देना नहीं होता है, या अगर देना भी होता है तो उसका एक्चुअल जो लायबिलिटी है वो पता नहीं होता है। और चूंकि बैलेंस शीट फाइनलाइज करके दी गई है तो हम लोग ये मानते हैं कि प्रोविजन जिस चीज के लिए किया गया था उसकी लायबिलिटी इसमें घटाने के बाद ही ये बैलेंस यहाँ पर दिख रहा है। तो जो भी बैलेंस शीट में दिखेगा प्रोविजन, रिजर्व, फंड, तो इस तरीके की चीजों का पेमेंट नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट अगर पहले से प्रॉफिट है बैलेंस शीट में दिख रही है तो उसको पार्टनर्स कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। अगर लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल में घटा दिया जाएगा। पार्टनर्स लोन कभी कभी देते हैं अपने फर्म को, तो उनको रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफर करना है बल्कि उनका एक अलग से लेजर बनेगा और पेमेंट की जाए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं जब आप बना रहे होंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के संबंध में, और जो 1-2 बातें मैं यहाँ पे नहीं बता पाया हूँ आपको क्लासरूम लेक्चर में, वो चीजें मैं डेफिनेटली बता दूंगा जो यहाँ पे छूट गई हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में इतनी चीजें हम लोगों को देखनी थी। अब हम लोग आते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। तो पार्टनर्स कैपिटल 2 तरीके से होते हैं, आप ऑलरेडी चीजों को पढ़ चुके हैं 12th में। तो एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है और एक फिक्स कैपिटल होता है। तो पहले हम लोग फ्लक्चुएटिंग की बात कर लेते हैं। तो देखिए A और 2 यहाँ पर हाइपोथेटिकली मैंने पार्टनर्स लिए हैं। अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपके क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस जो भी होगा पड़ा हुआ है ना, ये वो हो गया। रिजर्व अगर पहले से पड़ा हुआ है तो ये किसका है, पार्टनर्स का है ऑब्वियसली, है ना, प्रॉफिट से निकाल करके उसको और यहाँ रिजर्व में रख दिया गया है। तो वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा पार्टनर्स के बीच में, फिर कैपिटल बढ़ जाएगी। प्रॉफिट अगर पहले से है बैलेंस शीट में तो वो भी किसकी है, वो भी पार्टनर्स की है, वो भी यहाँ पे बांट दी जाएगी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब देखिए अगर कोई लायबिलिटी किसी पार्टनर ने ले ली है, मान लीजिए A या B ने, तो उनका अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, उनके कैपिटल बढ़ा दिए जाएंगे। उसके बाद अगर रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट जो है वो पहले से बैलेंस शीट में उसकी बात हो गई। रियलाइजेशन में अगर प्रॉफिट हुई है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट किसका है, पार्टनर्स का है, तो वो भी कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। अगर कोई रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को दिया जा रहा है तो वो भी उस पार्टनर के अकाउंट में ऐड हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं डेबिट साइड में। हो सकता है कि कैपिटल जो है वो उसका डेबिट बैलेंस हो, क्रेडिट बैलेंस ना हो, तो उसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि बैलेंस शीट में जो लॉस है वो अगर पहले से है
तो उससे उनका कैपिटल घटाया जाएगा पार्टनर्स का। रियलाइजेशन में अगर कोई लॉसेस हुए हैं तो उससे भी उनका कैपिटल घटाया जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और अगर किसी पार्टनर ने एसेट्स लिया हुआ है तो उससे भी उनका कैपिटल घटाया जाएगा, ठीक है। और जितना एसेट्स एक पार्टनर ले रहा है उतने अमाउंट से उसका कैपिटल यहाँ पर घटा दिया जाएगा। अब बारी आती है कि किस साइड का टोटल कम या ज्यादा है। तो अब हम लोग ए को लेकर के यहाँ पे चलते हैं। मान लेते हैं ए का क्रेडिट साइड जो है वो ज्यादा है डेबिट साइड से। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मान लीजिए ए का टोटल ये करने के बाद आता है 55,000 रुपये, और यहाँ पर उसका डेफिनेटली अगर यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होगा तो डेबिट बैलेंस तो होगा नहीं। तो ये चीजें मिला करके अगर 20,000 आते हैं तो इस साइड का टोटल आपका हो गया 55,000 और ये सारी चीजें मिला करके आपकी हो गई 20,000। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, फर्म को ए को 35,000 रुपए पेमेंट करने होंगे। ये आप समझ गए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस साइड का टोटल यानी डेबिट साइड का टोटल जो है वो क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मान लीजिए बी का जो है डेबिट साइड का टोटल 30,000 का है और क्रेडिट साइड का टोटल 20,000 का है। तो जो 10,000 का डिफरेंस है वो एज ए डेफिसिट पार्टनर्स, जिसका डेफिसिट है कैपिटल, उसको लाना होगा। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। तो ये स्थिति कब आएगी, जब सरप्लस होगा, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से। और ये वाली स्थिति डेफिसिट वाली कब होगी, जब डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से। तो ये हो गई फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात। अब आते हैं हम लोग व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। तो जब कैपिटल फिक्स होता है तो करंट अकाउंट खोला जाता है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन हो सकता है। सारी चीजें जो हम लोगों ने यहाँ एड और लेस की, यहाँ पर एड और लेस की जाएंगी। और सिचुएशन क्या हो सकता है, यहाँ पे भी सरप्लस या डेफिसिट हो सकता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली पेमेंट नहीं किया जाएगा करंट अकाउंट से, बल्कि यहाँ पर जो अगर सरप्लस हुआ है किसी पार्टनर का, तो यहाँ पर ए का मान लीजिए अगर सरप्लस हुआ है तो ए के कैपिटल में उसको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ए के कैपिटल में यहाँ पर उसको ऐड कर दिया जाएगा। और अगर बी का डेफिसिट हुआ है तो बी का डेफिसिट यहाँ पर घटा दिया जाएगा। और बैलेंसिंग करने के बाद जिसका भी सरप्लस होता है, तो सरप्लस अगर होता है तो उसको यहाँ पे पेमेंट कर दिया जाएगा, और अगर डेफिसिट होता है तो उसको लाना पड़ेगा और पैसा जमा करना पड़ेगा। एंट्री जो है वो सेम रहेगी। पार्टनर्स कैप अगर पैसा दिया जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। अगर पार्टनर पैसा लाता है अपने पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए तो बैंक अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री वही रहने वाली है। यहाँ पर जब कैपिटल फिक्स है तो हम लोग को करंट अकाउंट खोलना पड़ता है, और उससे जो सरप्लस डेफिसिट आता है उसको पार्टनर्स के कैपिटल में हम लोग को ऐड या लेस करना होता है। उसके बाद हम लोग फाइनल सेटलमेंट पर आते हैं। बाकी की चीजें सेम रहेंगी। फिर बच जाता है आपका कैश और बैंक अकाउंट, ठीक। तो हो सकता है पहले से डेबिट बैलेंस यानी बैलेंस शीट के एसेट साइड में पैसा था, और बैलेंस BD यानी ओवरड्राफ्ट था, यहाँ पे हो सकता है। तो दोनों साइड हो सकता है। तो मानते हैं हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं और मानते हैं कि पहले से पैसा था, तो रिलायशन से कुछ और पैसा आएगा, वो ऐड हो जाएगा। पार्टनर्स कुछ पैसा लाएगा, वो ऐड हो जाएगा। तीनों मिला करके ये पैसा आया, और पैसा जाएगा कहाँ, रियलाइजेशन में। पैसे जो लायबिलिटीज है उनको देने पड़ेंगे तो खर्चे होंगे, और पार्टनर्स को पेमेंट करना होगा, वो खर्चे होंगे। किसी भी स्थिति में इन दोनों साइड का डिफरेंस जो है, बैलेंस है, वो अनइक्वल नहीं होना चाहिए। दोनों साइड का बैलेंस इक्वल आएगा और आपका जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि मैं आपके कंसेप्ट को क्लियर कर पाया। लेकिन अगर आपके मन में कोई डाउट रहेगा तो आप क्लासरूम में तो आएंगे ही और मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा हर एक आइटम का, जो कुछ भी आप पूछना चाहें। अब थ्योरी के लेक्चर यहाँ पर समाप्त होते हैं, और अगले वीडियोस में हम लोग इलस्ट्रेशन से शुरू करेंगे। तो अगर आपने यहाँ तक देखा है वीडियो को पूरे पेशेंस के साथ, पूरे ध्यान के साथ, थैंक यू वेरी मच।